आज हम जो सीखने वाले हैं लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम। अब ये फाइल सिस्टम क्या होता है? देखो, जब हम विंडोज फाइल लेते हैं ना, विंडोज फाइल के अंदर, विंडोज मशीन के अंदर, तो विंडोज विंडोज के अंदर क्या आता है? सी ड्राइव आता है। सी ड्राइव आता है ना। इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर क्या होता है? प्रोग्राम फाइल। ठीक है। उसके बाद आएगा यूजर या प्रोग्राम फाइल एक्स 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 86। ठीक है। या प्रेप लॉग। इस तरह की फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहता है। डिफेंस लॉग। ये फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहता है विंडोज। राइट। ठीक है। सेम काइंड्स ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर लिनक्स के अंदर जब क्रिएट करते हैं, लिनक्स के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम्स। राइट। तो लिनक्स के अंदर क्या होता है? रूट होता है। इस तरह का फॉरवर्ड साइन होता है। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? टॉप लेवल रूट। राइट। रूट्स। ठीक है। रूट के अंदर इसके अंदर आ जाएगा रूट। उसके बाद होम। देखो। ठीक है। बूट। उसके बाद ईटीसी, यूएसआर, बिन। इस तरह का मिलेगा। राइट। अब ये देखो, इसमें क्या देखो, यहाँ पे टॉप लेवल जब विंडोज के अंदर ओपन करते तो सी और बैकवर्ड स्लैश रहता है। राइट। ये बैकवर्ड स्लैश। राइट। लिनक्स के अंदर सी नहीं होता है, लिनक्स के अंदर फॉरवर्ड स्लैश होता है। राइट। फॉरवर्ड स्लैश मतलब कि एक टॉप टॉप लेवल का डायरेक्टरी हो गया। विंडोज के अंदर फोल्डर बोलते हैं टॉप लेवल का फोल्डर। लिनक्स के अंदर बोलते हैं टॉप लेवल डायरेक्टरी। टॉप लेवल डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश के से शुरू होता है। राइट। तो मतलब जहां भी फॉरवर्ड स्लैश होगा, राइट, ये क्या हो जाएगा? टॉप लेवल डायरेक्टरी हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जैसे सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर सी ड्राइव जो फाइल सिस्टम होता है, विंडोज के अंदर सी ड्राइव ओपन करेंगे तो प्रोग्राम्स फाइल हो गया, यूजर हो गया, प्रोग्राम्स 86 हो गया, प्रेप लॉग हो गया, विंडोज हो गया। राइट। इस तरह का स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। सेम काइंड्स ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर अगर हम लिनक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सी के बदले क्या हो जाएगा? रूट। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश होगा। ये हो गया टॉप लेवल डायरेक्टरी। राइट। उसके अंदर आ जाता है रूट। उसके नीचे आ जाएगा रूट, रूट डायरेक्टरी। उसके अंदर आ जाएगा होम डायरेक्टरी। उसके अंदर आ जाएगा बिन डायरेक्टरी। मतलब इस टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर ये सारे डायरेक्टरी मिलेगा। ईटीसी डायरेक्टरी मिल जाएगा, यूएसआर मिल जाएगा, बिन मिल जाएगा। राइट। ये सारे डायरेक्टरी का हर एक कुछ ना कुछ काम होता है, हर एक का काम डिफाइन है लिनक्स के अंदर। ठीक है। तो लिनक्स के अंदर जो काम डिफाइन है वो हम देखते हैं क्या होता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया? लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी इस तरह का होगा। ठीक है। विंडोज के अंदर डायरेक्टरी इस तरह का होगा। राइट। राइट। इसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम्स। राइट। फाइल सिस्टम्स बोलेंगे। अब ये डायरेक्टरी का, जैसे मैं रूट या टॉप लेवल डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होगा, यहाँ पे विंडोज के अंदर टॉप लेवल डायरेक्टरी सी और सी कॉलम बैक स्लैश से शुरू होता है। राइट। अब ये टॉप लेवल जो डायरेक्टरी होता है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं होता है, इसको बोलेंगे टॉप लेवल डायरेक्टरी।
ठीक है। दूसरा होता है रूट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैक में, रूट के बैक में फॉरवर्ड स्लैश दिया है। फॉरवर्ड स्लैश मतलब क्या हो गया? ये टॉप लेवल डायरेक्टरी है, उसके बाद आएगा रूट। राइट। रूट का काम क्या होता है? ये क्या होता है रूट? रूट का क्या, ये होम डायरेक्टरी हो गया फॉर द रूट यूजर। जैसे हम यूजर क्रिएट करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, सूडो एस यू, सूडो और एस यू, सूडो एस यू करते हैं ना, तो सूडो एस यू के बाद हमें कहाँ चला जाता है? रूट पे। रूट @IP, ये होता है ना। ठीक है। जब सूडो एस यू करते हैं लिनक्स के अंदर, तो रूट @IP हो जाता है। राइट। तो ये जो डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी, ठीक है, रूट यूजर के लिए जो डायरेक्टरी होता है, वो लिनक्स के अंदर रूट होता है। ठीक है। ये, आप इसको बोल सकते हो कि होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूजर। ठीक है। होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूजर, रूट क्या हो गया, स्लैश रूट क्या हो गया? होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूजर, रूट यूजर के लिए होम डायरेक्टरी हो गया। ठीक है। एक आता है स्लैश होम। होम, अब स्लैश होम के लिए क्या होता है कि यहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं। सपोज डेट कि मैंने यूजर क्रिएट कर दिया, अब यूजर क्रिएट कर दिया अखिल। अखिल, जब हम यूजर क्रिएट करते हैं, तो ये जो यूजर कहाँ पे मिलेगा? होम डायरेक्टरी के अंदर। राइट। रूट डायरेक्टरी के अंदर दोनों यूजर होगा। राइट। या रूट डायरेक्टरी के अंदर अखिल भी नाम का यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, और रूट यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। बट जो यूजर होता है और अदर्स यूजर के लिए होम डायरेक्टरी होता है। मतलब क्या होगा, जब यूजर आप क्रिएट करेंगे लिनक्स के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर क्रिएट होगा, किस डायरेक्टरी में क्रिएट होगा? होम डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है। रूट के अंदर आप रूट यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, अदर यूजर्स भी क्रिएट करके क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट होम यूजर के, होम डायरेक्टरी के अंदर जब यूजर क्रिएट करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है बूट। ठीक है। इसके देखो, ये टॉप लेवल डायरेक्टरी है। ये टॉप लेवल डायरेक्टरी, टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी आएगा बूट। बूट क्या करता है? जैसे बूटेबल फाइल्स आप बूट डायरेक्टरी के अंदर रख माने डिफॉल्ट रहता है बूटेबल फाइल्स। बूटेबल फाइल्स मतलब क्या हो गया? सपोज डैट कि आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, एक इंस्टेंस आपने क्रिएट किया अमेजन लाइनेक्स। ठीक है। इंस्टेंस जब क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद जो अप एंड रनिंग, मतलब स्टार्ट से लेकर के रनिंग तक, जब 2x2 स्टेटस चेक होता है, स्टेटस चेक होता है 2x2 तक का, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होता है, जो भी बूट का प्रोसेस होता है, वो बूट डायरेक्टरी के अंदर होता है। राइट। अब मान लो कि आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है। अब इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद क्या क्या उस पे फाइल्स रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या मतलब सॉफ्टवेयर रन करना है। ठीक है। तो ये आप स्टार्टिंग से अप एंड रनिंग तक, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है, वो उस प्रोसेस को बूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। राइट। ये सारे चीज जो मेन डायरेक्टरी है ना, ये डायरेक्टरी रिमूव नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट रिमूव नहीं होना चाहिए। सपोज डेट आपने बूट डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? सिस्टम रिबूट करोगे तो रिबूट होगा ही नहीं, क्योंकि उसको बूट डायरेक्टरी मिलेगा ही नहीं। उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलेगा ही नहीं, जो रिक्वायर्ड होता है बूटिंग टाइम के अंदर। राइट। एक होता है डायरेक्टरी ईटीसी। अब ईटीसी क्या होता है? ईटीसी एक डायरेक्टरी होता है, ये इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहता है। राइट। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट आपने एक लिनक्स मशीन इंस्टेंस क्रिएट करना है। राइट। ये लिनक्स इंस्टेंस के अंदर कितने जीबी का रैम है, रैम क्या है, ठीक है, हार्डवेयर क्या है, सॉरी स्टोरेज क्या है। राइट। उसके बाद सीपीयू क्या है, ओएस क्या है। राइट।
ये सारे फाइल का इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर रहता है, राइट। ये मतलब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का इंफॉर्मेशन रहता है, राइट। ऑल कंटेंट्स, इट कंटेंट्स ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, फॉर द पार्टिकुलर इंस्टेंस के लिए। तो जब हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो ये सारे डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। और ये ऑटोमेटिकली, ये डायरेक्टरी क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। अगर इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद अगर सपोज कोई एक डायरेक्टरी रिमूव कर दी, तो मतलब क्या हो गया, इंस्टेंस वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, राइट। एक और डायरेक्टरी होता है यूएसआर, ठीक है। यूएसआर क्या करता है, जैसे अगर मान लो कि अमेजन लिनक्स है, लिनक्स पे ये मेरा लिनक्स है, मशीन है, इस लिनक्स पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, राइट। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, ट्री इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो पैकेज होगा किस डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, यूएसआर के अंदर जाएगा, राइट। एक और होता है डायरेक्टरी ओपीटी, ऑप्शनल डायरेक्टरी, राइट। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा बाय डिफॉल्ट इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होगा। एक ऑप्शनल करके ओपीटी करके और डायरेक्टरी क्रिएटेड होता है, चाहे तो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल होगा, ठीक है। एक और होता है डायरेक्टरी बिन, बिन बिन को बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। बिन डायरेक्टरी के अंदर जब भी कोई भी कमांड चलाते हैं, ठीक है, तो कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज दैट कि आपने एक कमांड चलाया कैट, ठीक है। ये कैट कमांड चलाया, राइट। तो कैट कमांड किस लिए होता है, फाइल क्रिएट करने के लिए और फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको देखने के लिए। तो जो कि ये कमांड चलता है ना, इस कमांड को, ये कमांड कहाँ पे चलता है, बिन डायरेक्टरी के अंदर चलता है, राइट। तो जो भी कमांड चलाएंगे उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो बिन डायरेक्टरी के अंदर सेव होता है, राइट। एक होता है एसबिन, एसबिन, एसबिन का क्या मतलब हो गया कि सिस्टम, सिस्टम के सिस्टम बाइनरी, इसको बोलेंगे सिस्टम बाइनरी। तो ये जो सिस्टम से रिलेटेड कमांड चलेगा ना, उसके अंदर आएगा, एसबिन के अंदर, राइट। जैसे रूट यूजर पे जो भी कमांड चलाते हैं ना, रूट यूजर पे, रूट यूजर के थ्रू, जैसे हो गया मेरा इफ कन्फिग, इफ कन्फिग, ये इफ कन्फिग क्या होता है, ये इफ कन्फिग क्या, फिक्स कमांड है, आईपी को देखने के लिए फिक्स कमांड है। तो ये कमांड कहाँ चलेगा, रूट लेवल पे चलेगा। तो इस तरह की जो रूट से रिलेटेड जितने भी रूट यूजर से रिलेटेड जितने भी कमांड हम चलाते हैं ना, वो कमांड किसके अंदर चलता है, एसबिन डायरेक्टरी के अंदर चलता है, राइट। ये मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्टरी मिलेगा लिनक्स के अंदर, बट ये मेन डायरेक्टरी है, ये डायरेक्ट मेन डायरेक्टरी को आपको याद करके रखना पड़ेगा। और ये हर एक डायरेक्टरी जो है ना, एक इसका स्पेसिफिक जॉब है, ठीक है। अगर मान लो कि बिन आपने डिलीट कर दिया, राइट, तो आप फाइल कहाँ पे चलाओगे, कमांड कहाँ पे चलाओगे, राइट। तो ये बिन डिलीट कर दिया या करप्ट हो गया, ये तो इसका पूरे पूरे लिनक्स सिस्टम आपका करप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉप लेवल का डायरेक्टरी है, मतलब मेन लेवल का डायरेक्टरी है, जो हमें इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम्स, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश क्या डिफाइन करता है, टॉप लेवल डायरेक्टरी का। एक और डायरेक्टरी होता है डेव, ठीक है। ये डेव डायरेक्टरी का क्या काम होता है, अगर आप ये लिनक्स इंस्टेंस है, इस पे आप एक प्रिंटर है यहाँ पे, ये प्रिंटर है, राइट। अब इस प्रिंटर को इसका इंस्टेंस इस लिनक्स मशीन से क्रिएट अटैच करना चाहते हैं, राइट। लिनक्स मशीन से प्रिंटर को अटैच करना चाहते हैं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है ना,
ठीक है, अटैच करने का, वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? डेव डायरेक्टरी के अंदर होता है। या अगर आपने कोई यूएसबी लगाया इंस्टेंस के अंदर, इस इंस्टेंस के अंदर यूएसबी फाइल लगाया, राइट, तो यूएसबी फाइल लगाया तो उसका कहाँ पे सेव होगा? जो भी काम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगा? डेव डायरेक्टरी के अंदर होगा। तो डेव डायरेक्टरी के अंदर जितना भी काम होगा, जैसे जैसे यूएसबी हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये सारे काम किस डायरेक्टरी के अंदर होगा? डेव डायरेक्टरी के अंदर होगा। एक एक करके हम देखेंगे इस पे क्या क्या काम होता है, क्या कैसे काम करता है। बट इतना ये डायरेक्टरी आपको समझ में आना चाहिए कि डेव डायरेक्टरी किस लिए यूज होता है। जैसे सीडी रोम लगाने के लिए, यूएसबी लगाने के लिए, प्रिंटर लगाने के लिए, जो इंफॉर्मेशन अब कंटेंट्स कहाँ पे रहता है? डेव डायरेक्टरी के अंदर होता है। तो लास्ट टाइम जो बताया था फाइल क्रिएट करने का, जिसमें बताया था टच, उसके बाद कैट, उसके बाद वी आई, और एक और होता है नैनो। नैनो, नैनो सब लिनक्स पे नहीं चलता है, सारे लिनक्स पे नहीं चलता है, ठीक है, कुछ कुछ लिनक्स पे चलता है, राइट। नैनो के बाद, नैनो से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये स्क्रीन विजिबल है ना? तो हम क्या करते, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते कैट से, राइट। कैट, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन देंगे, फाइल वन, राइट। फाइल वन क्रिएट किया, इसके अंदर लिख देते वेलकम, कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल डी करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगा। कंट्रोल डी, एल एस, फाइल वन। देखो अभी हम क्या है, कहाँ पे है, हम EC2 यूजर के अंदर है, राइट। EC2 यूजर के अंदर है, तो यहाँ पे डालते PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो क्या होता है, होम के अंदर EC2 यूजर के अंदर है, राइट, होम डायरेक्टरी के अंदर जो यूजर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसके अंदर होता है? होम डायरेक्टरी के अंदर, राइट। सेकेंड थिंग, यहाँ पे लिखते sudo su, रूट यूजर में जाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? sudo और su, sudo su यूज करेंगे, su यूज करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? रूट यूजर के अंदर, root@IP, राइट। अब यहाँ पे देखते PWD, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी क्या होम डायरेक्टरी के अंदर है, राइट, अभी भी होम डायरेक्टरी के अंदर है। रूट, रूट यूजर का जो रूट के लिए जो हम यूज करते हैं ना, रूट डायरेक्टरी, ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर रूट से रिलेटेड, मतलब एडमिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। बट हम EC2 यूजर से हम रूट यूजर के अंदर गए, ध्यान में रखना दो यूजर होता है। जैसे अगर आप इंस्टेंस को, भाई लिनक्स मशीन को, अगर आपके पास लिनक्स मशीन होगा, तो लिनक्स मशीन को जब हम बूट करेंगे, फर्स्ट टाइम हम बूट करेंगे, तो एक रूट यूजर बनता है, ठीक है, रूट यूजर बनता है, बाय डिफॉल्ट रूट यूजर बनता है। उस रूट यूजर को हम रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है। लेकिन हम क्या क्या किए, जब अमेजन लिनक्स के अंदर हम क्या किए, EC2 यूजर, बाय डिफॉल्ट EC2 यूजर क्रिएट होता है। ऑन प्राइम के अंदर, ऑन प्रीमाइसेस मतलब क्या हो गया, लैपटॉप पे अगर लिनक्स इंस्टॉल करोगे, तो लिनक्स इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद बूट प्रोसेस होने के बाद जो यूजर क्रिएट होता है, डिफॉल्ट यूजर क्रिएट होता है, रूट यूजर क्रिएट होता है, राइट। वो रूट यूजर का जो डायरेक्टरी होगा, रूट रूट डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। बट हमें अमेजन का कस्टमाइज लिनक्स है, राइट। तो अमेजन का कस्टमाइज लिनक्स होगा कि जब मशीन को, अमेजन लिनक्स को अप एंड रनिंग करेंगे, तो एक यूजर अमेजन बना के देता है। ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ पैकेज, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, डिफॉल्ट यूजर रूट EC2 यूजर है, राइट। इसलिए यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, यहाँ पे कुछ भी करेंगे होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिखते कैट, एक फाइल क्रिएट, LS करते, लिस्ट करते, तो फाइल एक क्रिएटेड है फाइल वन के नाम से, राइट। यहाँ पे चेक करते कैट फाइल वन के अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट। तो फाइल वन के अंदर लिखा हुआ root@EIP, ये कहाँ से आ गया पता नहीं, राइट। तो एक क्लियर कर देते हैं और एक फाइल बना लेते हैं, कैट फाइल वन, फाइल टू, एंटर कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं
वेलकम। उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो सेव हो जाएगा। राइट। कैट फाइल 2। फाइल 2 के अंदर आ रहा है वेलकम। बट ये फिर रूट, अच्छा दूसरे लाइन में नहीं आ रहा है, सिंगल लाइन में ही आ रहा है। इसके अंदर क्या है, वो लिखा हुआ वेलकम। राइट। तो हम एक और फाइल बना देते हैं। फाइल कैट फाइल 3। फाइल 3। तो सुनो, कैट के बाद स्पेस डालेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन साइन डालेंगे, उसके बाद फाइल 3 लिखेंगे। राइट। अब यहाँ इसके बीच में स्पेस होना चाहिए, कैट और फाइल 3 के बीच में। कैट और ये जो साइन है ग्रेटर देन साइन के बीच में स्पेस होना चाहिए। राइट। इसके बाद स्पेस दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे फाइल 3 डाल देते हैं, इंडिया। राइट। एंटर कर दिए। उसके बाद कंट्रोल डी कर देते हैं, फाइल सेव हो गया। राइट। अब कैट फाइल 3 करते हैं, इंडिया आ गया। राइट। वहां पे एंटर नहीं दिए थे ऊपर में, इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है। अब इस दोनों फाइल को एक फाइल में मर्ज करना है। राइट। दोनों फाइल को एक फाइल में मर्ज करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कैट फाइल 1 फाइल 2 स्पेस फाइल 3, और उसके बाद स्पेस ग्रेटर देन। अभी यहाँ पे दो ग्रेटर देन साइन कर देते हैं, फाइल 4 या फाइल 4 दे दिया। राइट। एंटर कर देते। अब क्या हो गया कि फाइल 1 और फाइल 2 का जो भी कंटेंट है वो फाइल 4 के अंदर मर्ज हो गया। राइट। चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, कैट फाइल 4। फाइल 4 चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेलकम इंडिया आ गया। राइट। तो कैट का काम क्या हो गया, फाइल क्रिएट करना। ठीक है। फाइल को देखना और दो फाइल को मर्ज करना। ठीक है। ये काम क्या हो गया कैट के अंदर है। और एक काम और होता है कैट का, कैट फाइल 2, उसके बाद ग्रेटर देन साइन दे देंगे, फाइल 4। ठीक है। फाइल 2 और फाइल 4। ठीक है। अब फाइल 2 के अंदर जो हुए होगा वो कॉपी हो जाएगा फाइल 4 के अंदर। राइट। तो कॉपी के लिए अभी हम यूज करते हैं कैट का, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे कैट फाइल 2 और फाइल 4। अब इसमें क्या होगा, फाइल 2 के अंदर जो भी कंटेंट हो गया ओवर राइट कर जाएगा फाइल 4 पे। एंटर करते हैं, चेक करते हैं फाइल 4 के अंदर क्या है, कैट फाइल 4। ठीक है। फाइल 4 क्या हो गया, वेलकम आ गया। बट इससे पहले फाइल 4 के अंदर क्या था, वेलकम इंडिया था। राइट। मतलब क्या हो गया, फाइल 2 के अंदर जो भी कंटेंट था, ठीक है, उसको ओवरलैप कर दिया फाइल 4 के अंदर, मतलब कॉपी कर दिया। कॉपी करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ओवरराइट कर दिया। इसके अंदर फाइल 4 के अंदर जो भी था उसको रिमूव कर दिया, और फाइल 2 के अंदर जो भी था वो रिप्लेस कर दिया। तो या बोल दो कॉपी कर दिया या रिप्लेस कर दिया, दोनों में काम कर सकते हैं। तो कैट कमांड का यूज हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करने के लिए, फाइल देखने के लिए, फाइल मर्ज करने के लिए, फाइल कॉपी या रिप्लेस करने के लिए, चार काम हम कैट से देख कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे एक क्लियर कर लेते हैं। राइट। कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। नहीं सर। नहीं और नहीं नहीं। नहीं। चलो, लास्ट में बताया था कि टच टच कमांड क्या यूज करते हैं, फाइल क्रिएट करने के लिए, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए। अब लिस्ट करेंगे तो यहाँ फाइल जेट नाम का क्रिएट किया। ठीक है। वो हमें फाइल जेड यहाँ पे आ गया। अब फाइल जेड के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फाइल जेड के अंदर, एम्प्टी फाइल हमने क्रिएट किया। ठीक है। अब यहाँ पे एक कमांड यूज कर, यहाँ पे कर टच
फाइल जेड, जो फाइल जेड क्रिएट किया, तो इसका क्या करेगा, टाइम स्टैम्प बता देगा। राइट, टच फाइल जेड क्रिएट किया तो इसका टाइम स्टैम्प बता देगा। कि टाइम स्टैम्प मतलब क्या हो गया कि ये इस फाइल को कब क्रिएट हुआ, कौन कब एक्सेस किया, कब मॉडिफाई किया, क्रिएट किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टच फाइल जेड करते हैं। अब ये टाइम स्टैम्प तो लगा दिया, अब टाइम स्टैम्प देखने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टेट, स्टेट फाइल जेड, फाइल जेड। स्टेट फाइल जेड क्या किया, अब देखो ये एक्सेस कब एक्सेस हुआ, ठीक है, मॉडिफाई कब हुआ, चेंज कब हुआ, ठीक है। तो ये पूरे फाइल का ना टाइम स्टैम्प अगर लगाना होगा तो टच से यूज कर सकते हैं। तो टच का क्या काम हो गया, दो काम हो गया, एक तो फाइल क्रिएट करना, उसके बाद टाइम स्टैम्प लगाना। राइट, अगर मान लो कि ये मेरा एक्सेस टाइम ये है, राइट, 7:52 उनतालीस सेकेंड पे एक्सेस टाइम है मेरा। राइट, अब अगर मैं एक्सेस टाइम इसको चेंज करना है, राइट, पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। टच, या एलएस कर लेते हैं, क्लियर, क्लियर, एलएस कर लेते हैं। तो हमें क्या है, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर क्रिएटेड है, राइट। तो यहाँ पे फाइल फोर, टच फाइल फोर, अब फाइल फोर कर दिया, टच फाइल फोर, इसका टाइम स्टैम्प लगा दिया, राइट। अब इसको फाइल फोर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेट, स्टेट फाइल फोर, स्टेट में STAT होगा, ई नहीं होगा, राइट। फाइल फोर, फाइल फोर कर दिया तो ये क्या हो गया, टाइम स्टैम्प बता दिया कि देखो ये फाइल 7:54 पे क्रिएटेड है। मॉडिफाई क्या है, इतने टाइम पे मॉडिफाई है, चेंजेस क्या है, ठीक है। तो अगर सपोज डेट इस फाइल को, जो फाइल फोर है, इसका एक्सेस टाइम चेंज करना है, अभी क्या है, 7:54 पे, राइट। अब एक्सेस टाइम चेंज करना है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, टच -हाइफन A, उसके बाद हम क्या, फाइल जेड, फाइल फोर है ना, फाइल फोर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेस टाइम चेंज हो जाएगा। एक्सेस टाइम चेंज क्या हो जाएगा, मतलब अभी 7:54 पे एक्सेस टाइम हो गया, राइट। तो अभी हम जो अभी जो करंट का एक्सेस टाइम है वो बता देगा। तो अभी यहाँ पे मैंने एक्सेस टाइम चेंज कर दिया। अब चेक करना है कि एक्सेस टाइम चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ, तो इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, स्टेट फाइल फोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सेस टाइम क्या हो गया, 7:55 पे, राइट। लेकिन प्रीवियस एक्सेस टाइम क्या हो गया, 7:54 पे। तो जब अगर फाइल को अगर एक्सेस टाइम चेंज करना है, ठीक है, तो भी हम टच कमांड का यूज करेंगे, राइट। अब ये कब मॉडिफाई हुआ, ये फाइल मॉडिफाई कब हुआ, तो 7:54 पे मॉडिफाई हुआ, राइट। अगर चाहते हैं कि अभी लेटेस्ट मॉडिफाई टाइम देना है यहाँ पे इस फाइल का मॉडिफाइड टाइम, तो यहाँ पे दे दो टच -M फाइल फोर। तो क्या हो गया, मॉडिफाई टाइम चेंज कर दिया हुआ, स्टेट फाइल फोर। तो क्या हो गया, मॉडिफाई टाइम भी चेंज कर देगा। मॉडिफाई कितने हो गए, 7:56 पे, ठीक है। ये चेंज टाइम 7:56 पे, जो भी मॉडिफाई होगा वो चेंज होगा, बट एक्सेस टाइम कितना हो गया, प्रीवियस रहेगा, राइट। तो टच का काम क्या क्या हो गया, फाइल क्रिएट करना, फाइल का टाइम स्टैम्प डिफाइन करना, फाइल का एक्सेस मॉडिफाई करना, फाइल का जो मॉडिफिकेशन है उसको चेंज करना, ये चार काम हो गया। एक कमांड और होता है, होस्ट नेम, होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या करता है, जो इंस्टेंस है इंस्टेंस का होस्ट नेम बताएगा, राइट। इंस्टेंस का होस्ट नेम बताएगा, मतलब क्या हो गया, इंस्टेंस का होस्ट नेम ये है, IP एड्रेस ये, और ये इंटरनल, ये होस्ट नेम, राइट। कंप्यूटर का अपना नाम देते हैं ना, जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करते हैं तो कंप्यूटर का अपना नाम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वही कंप्यूटर का नेम लिनक्स के अंदर होस्ट नेम आता है, ठीक है।
चलो, अब ये जो मेरा लिनक्स चल रहा है, लिनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, वो चेक करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, कैट, कैट मतलब देखना, उसके बाद ईटीसी, ईटीसी के अंदर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, ठीक है, सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किसके अंदर होता है, ईटीसी के अंदर आता है। उसके अंदर एक फाइल फोल्डर है, ओएस, ओएस हाइफन रिलीज, ठीक है, एक डायरेक्टरी है ओएस हाइफन रिलीज, इसको हम एंटर करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बता देगा पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट। जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, अमेजन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्जन ये है, ठीक है, आईडी ये है, फ्लेवर क्या है, फिडोरा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको बता देगा। जैसे ऑपरेटिंग से प्रिंट विंडोज के अंदर प्रॉपर्टीज पे राइट, माई कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक करते हैं तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बता देता है। वैसे ही लिनक्स के अंदर एक डायरेक्टरी होता है ओएस रिलीज करके, इसे ओएस रिलीज के अंदर कैट कमांड यूज करेंगे देखने के लिए, ईटीसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स डायरेक्टरी होता है, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, उसके अंदर ओएस रिलीज कर देंगे तो ठीक है। विंडोज के अंदर हम आईपी देखने के लिए क्या यूज करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग यूज करते हैं, राइट। लिनक्स के अंदर लिनक्स मशीन का आईपी देखने के लिए इफ कॉन्फ़िग यूज करते हैं, इफ कॉन्फ़िग, राइट। इसका इस इफ कॉन्फ़िग यूज करेंगे तो ये किस इसका आईपी क्या है, देखो प्राइवेट आईपी है, सबनेट मास्क ये है, ब्रॉडकास्ट आईपी है, राइट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें मैक एड्रेस दे देता है, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें डिफाइन मतलब अगर देखना है तो हम क्या यूज करेंगे, इफ कॉन्फ़िग यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि केवल आईपी एड्रेस ही देखना है, राइट, आईपी एड्रेस केवल देखना चाहते हैं तो होस्ट नेम हाइफन आई, केवल होस्ट नेम आई आप आई करेंगे तो ये आईपी एड्रेस केवल बता देगा, राइट। बट अगर ये पूरा लूप बैक एड्रेस क्या है, ठीक है, उसके बाद पूरे डिटेल्स आप मैक एड्रेस का पूरे डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इफ कॉन्फ़िग यूज करेंगे, कंट्रोल एल से क्लियर कर लेंगे। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, लिनक्स के ऊपर कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए लगाते यम, राइट, उसके बाद इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नेम, अगर मान लो कि मैं वेब सर्वर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो एच टी टी पी डी, राइट, एच टी टी पी डी, उसके बाद हाइफन वाई, हाइफन वाई लगाएंगे तो आपको आपको ये पूछेगा नहीं कि आपको आगे का इंस्टॉल करना है या नहीं इंस्टॉल करना है, राइट। अगर एच टी टी पी डी केबल करते हैं, एच टी टी पी डी, तो एच टी टी पी डी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेमन इसका मतलब होगा एचटीटीपीडी का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेमन, राइट। ये वेब सर्वर लिनक्स के अंदर जो पैकेज होता है वेब सर्वर का, उसको बोलते हैं एचटीटीपीडी, राइट। यम क्या होता है, यम यूज फॉर द कोई भी कमा कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम यम लगाते हैं, पैकेज को इंस्टॉल करना, पैकेज को रिमूव करना, पैकेज को अपडेट करना, ये तीन काम के लिए हम यम कमांड का यम लगाते हैं, यम पैकेज का यम यूज करते हैं। यम का मतलब क्या होगा, येलो डॉग अपडेट मॉडिफाइड, ठीक है, अपडेटर मॉडिफाइड, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, ठीक है। ये एक पैकेज है, पैकेज मान लो कि पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम लगाते हैं, पैकेज इंस्टॉल करने या पैकेज रिमूव या अपडेट करने के लिए लगाते हैं, पैकेज मतलब सॉफ्टवेयर, राइट। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे यम इंस्टॉल, अब उसके बाद एच टी टी पी डी इज अ वेब सर्वर पैकेज, राइट। अगर यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये पहले चेक करेगा कि जो ये मेरे डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, ये पैकेज है कि नहीं है, तो पैकेज चेक कर लिया। अब कह रहा कि जो ये पैकेज आपका दिया हुआ है इसको आप आगे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे वाई, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ वाई, वाई स्मॉल में, जो यहाँ पे जो स्मॉल में स्मॉल देना पड़ेगा, जो कैप्स में कैप्स देना पड़ेगा, राइट।
कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में अगर आपने लगाया Y-Y, तो आपसे ये पूछेगा ना, डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा। राइट, क्लियर कर लेंगे, Ctrl L। राइट, अब ये पैकेज मेरा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है इंस्टॉल, उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हिच HTTPD। सिंपल कमांड है लिनक्स के अंदर, व्हिच HTTPD। व्हिच HTTPD लिखेंगे तो ये बता देगा कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। राइट, USR एस बिन, उसके बाद HTTPD के अंदर मैंने क्या बताया था, USR के अंदर बाय डिफॉल्ट जब पैकेज इंस्टॉल होता है तो कहाँ पे होता है इंस्टॉल, USR के अंदर होता है। राइट, अगर आपने पैकेज आप OPT के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे बता दिया कि इंस्टॉल है। राइट, अगर आज इस पैकेज को आपको अनइंस्टॉल करना है, मतलब रिमूव करना है, राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यम रिमूव HTTPD-Y। अभी यहाँ पे -Y कर दिया कि रिमूव कर देगा, पूछेगा नहीं रिमूव करना है कि नहीं करना है। राइट, तो रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, पैकेज मेरा रिमूव कर दिया। राइट, Ctrl L करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा पैकेज रिमूव हुआ कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे व्हिच HTTPD। राइट, तो यहाँ पे देखो, कमांड, सॉरी, कमांड नॉट फाउंड, व्हिच HTTPD। यहाँ पे देखो, नो HTTPD। ठीक है, कह रहा है कि कोई HTTPD नहीं है, मतलब मेरा पैकेज रिमूव हो गया। राइट, अगर इस पैकेज को अपडेट करना है तो सेम काम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, यम इंस्टॉल HTTPD-Y। फिर से मैंने दोबारा इंस्टॉल कर लिया। राइट, Ctrl L कर देते हैं। अब इस पैकेज को अपडेट करना है तो सेम कमांड लिखेंगे, यम अपडेट-Y। राइट, ये मेरा पैकेज अपडेट कर देगा। पैकेज अपडेट करने का मतलब क्या होगा, कोई पैच, नया पैच आया, राइट, तो नया पैच अपडेट कर देगा। अगर अभी हम लिनक्स के अंदर जो वेब सर्वर पैकेज मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HTTPD स्टार्ट। अगर सर्विस स्टार्ट करना होगा वेब सर्वर का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विस HTTPD स्टार्ट, एंटर करेंगे तो ये क्या गया, स्टार्ट। देखो, HTTPD डॉट सर्विसेज। राइट, यहाँ पे रीडायरेक्टेड टू, ये डायरेक्टरी दे दिया। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट HTTPD सर्विस। राइट, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा सर्विस जो मैंने अभी स्टार्ट किया हो स्टार्ट है या नहीं, तो उसके लिए यूज करेंगे सर्विस HTTPD स्टेटस। स्टेटस चेक करेंगे कि मेरा सर्विस स्टार्ट है या नहीं है। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, एक्टिव सर्विस रनिंग। राइट, मतलब ये मेरा सर्विस रनिंग में है। ठीक है, अब ये मेरा सर्विस रनिंग में है, मतलब वेब सर्वर मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। राइट, अब वेब सर्वर एप्लीकेशन को डाउन करना है, मतलब सर्विस स्टॉप करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्विस HTTPD स्टॉप। सर्विस HTTPD स्टॉप करेंगे तो मेरा क्या हो गया, सर्विस स्टॉप हो जाएगा। अब चेक करना है सर्विस HTTPD को, स्टेटस चेक करना है कि ये स्टार्ट है कि स्टॉप है। तो आप अब यहाँ पे देखो, कीबोर्ड पे टॉप एरो पे क्लिक करेंगे तो जो जो कमांड हमने चलाया है वो आएगा। ठीक है, टॉप एरो पे करेंगे तो जो जो कमांड हमने, लेटेस्ट कमांड जो जो चलाया है वो आएगा, जितने भी कमांड चलाया है वो आएगा। तो बार बार कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सर्विस टॉप एरो और डाउन एरो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्विस HTTPD स्टेटस दे दिया। राइट, तो यह मेरा देखो इनएक्टिव है, डेड है, मतलब स्टॉप कर दिया। राइट, स्टेटस चेक कर लिया, Ctrl L करके क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि आप चाहते कि मेरा वेब एप्लीकेशन हमेशा चलते रहे, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट हो, इंस्टेंस रिबूट हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सर्विस
ऑन हो जाए। राइट। मेरा जो इंस्टेंस क्रिएट हो, सॉरी रिबूट हो, माने कंटिन्यू मेरा सर्विस चलते रहे। सपोज दैट बीच में कुछ इशू आया तो इंस्टेंस ऑटोमेटिकली रिबूट हो गया। राइट। तो उस केस में भी मेरा सर्विस बंद ना हो, माने जब तक इंस्टेंस चले जब तक मेरा सर्विस स्टार्ट हो। राइट। उसके लिए यूज करते हैं कॉन्फ़िग, चेक कॉन्फ़िग, CHK कॉन्फ़िग HTTPD ऑन। ये कमांड यूज करेंगे तो क्या हो गया, जो सर्विस मेरा HTTP का रहेगा वो हमेशा ऑन रहेगा। राइट। यहाँ पे फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू सिस्टम इनेबल HTTPD सर्विस, मतलब अब ये मेरा हमेशा ये सर्विस ऑन रहेगा। राइट। चेक करेंगे तो सर्विस HTTP सर्विस HTTPD स्टेटस, अभी मेरा क्या है, डेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो स्टार्ट कर देंगे ना, सर्विस HTTPD स्टार्ट, सर्विस HTTPD स्टेटस रनिंग है। अब इसको हम क्या यूज करेंगे, CHK कॉन्फ़िग चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन। ठीक है, इनेबल HTTPD सर्विस आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि अगर मेरा सिस्टम इंस्टेंसेस, लिनक्स इंस्टेंसेस रिबूट हो, ठीक है, तो हमें मैनुअली सर्विस स्टार्ट करना है। राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ कर देंगे, CHK कॉन्फ़िग HTTPD ऑफ। ऑफ हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेब एप्लीकेशन पैकेज है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, उसका सर्विस उसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट। तो ये चेक कॉन्फ़िग ऑन कर सकते हैं, चेक कॉन्फ़िग ऑफ कर सकते हैं। पैकेज का यहाँ पे मैं पैकेज HTTP लिया, ध्यान में रखना। ठीक है, आप जो पैकेज लगाएंगे, अगर मान लो कि कोई पैकेज दे दिया आपको डेवलपर इंस्टॉल करने के लिए। राइट। तो इंस्टॉल करने के लिए यम इंस्टॉल और उस डेट पैकेज का नेम डालोगे। ठीक है, और उस पैकेज का सर्विस स्टार्ट करने के लिए आप यूज करोगे सर्विस पैकेज का नेम और स्टार्ट। राइट। ऑफ करने के लिए ऑफ। अगर उस पैकेज को हमेशा स्टार्ट करना चाहते हो तो चेक कॉन्फ़िग CHK कॉन्फ़िग और उस पैकेज का नेम, और उसके बाद आप स्विच देना चाहते हो दे सकते हो ऑन या ऑफ। राइट। व्हिच कमांड यूज करते हैं कि कौन सा पैकेज मेरा इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है उसको देखने के लिए। ठीक है, Ctrl L कर दें। एक कमांड यूज और यूज होता है, हु एम आई। ठीक है, हु एम आई, मैं किस यूजर पे हूँ। ठीक है, मेरा प्रिविलेज क्या है, तो रूट प्रिविलेज है। ठीक है, तो मेरा मैं कौन हूँ, तो मैं रूट यूजर हूँ। राइट। यहाँ पे एग्जिट करते हैं, एग्जिट करेंगे तो प्रीवियस यूजर में आ जाएंगे। राइट। यहाँ पे EC2 यूजर में। राइट। यहाँ पे कमांड चलाते हैं हु एम आई। ठीक है, तो हु एम आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, EC2 यूजर। ठीक है, मैं कौन हूँ, तो EC2 यूजर है। राइट। यहाँ पे रूट प्रिविलेज पे चला है तो कौन हो, तो ये रूट यूजर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अपने किस यूजर पे एक्सेस है, किस यूजर पे प्रेजेंटली काम करना है, वो भी हम देख सकते हैं वो MI से। राइट। क्लियर। एक कमांड होता है इको। इको कमांड क्या करता है कि मैसेज, जो भी मैसेज हम इको के अंदर लिखेंगे वो मैसेज का आउटपुट हमें दे देगा, सेम आउटपुट दे देगा। जैसे इको करते हैं ना, हेलो करते हैं तो अगला इको माइक रहता है ना, हेलो करते हैं तो हेलो 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 करता है। राइट। तो इको कमांड का यूज करते हैं कि जो भी मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट, वो मैसेज, जो भी मैसेज हम राइट करना चाहते हैं वही मैसेज हमें आउटपुट में दे देगा। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम इंडिया। राइट। ये मैसेज होगा डबल कोट के अंदर आएगा, इको के बाद जो भी मैसेज देना चाहेंगे डबल कोट के अंदर आएगा। राइट।
अगर मैं यहाँ पे इको वेलकम इंडिया लिख दिया तो हमें भी जवाब मिल जाएगा वेलकम इंडिया। राइट। मतलब इको कमांड से क्या होता है कि जो भी मैसेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो मैसेज हम लिखते हैं इको के अंदर। राइट। इको के अंदर एक काम और होता है, सपोज डैट कि ये मेरा कंसोल 4 यूजर शेयर किया हुआ है। राइट। 4 यूजर मेरे कंसोल शेयर किया हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इको, इको हाय ऑल। इको हॉल हाय ऑल किए तो ये क्या होगा, ये मैसेज चारों यूजर के पास चला जाएगा। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि इको कमांड ब्रॉडकास्ट कर दिया अपना मैसेज को। ठीक है। कि जो भी मैसेज हम देना चाहते किसी और यूजर को, जो भी मेरा शेयर कंसोल, एक कंसोल शेयर किया हुआ है, तो सबके पास चला जाएगा। ठीक है। तो ये इको कमांड हम यूज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।